तो ऐसे लगता है जैसे सांस उसे जो है खींचना पड़ रहा हो, मतलब सांस लेने में उसे कोशिश मेहनत करनी पड़ रही हो। ठीक है, हम अपने आसपास जो दमे के मरीज देखते हैं, हम देखते हैं कि वो लाचार से, कमजोर से दिखाई देते हैं, बहुत परेशान से दिखाई देते हैं। और उनके सांस जो है वो ऐसा लगता है जैसे सांस टूट रहा हो बार बार। ये वाली सिचुएशन बनती है इस तरह के जो दमे के मरीज होते हैं, ये वाले। क्योंकि इसमें क्या करता है दमा, दरअसल क्या है, दमे में जो दमे का मरीज है वो अगर सुकून से भी बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, वो पड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे उसको सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है उसकी सिचुएशन देख करके। क्योंकि ऐसा लगता है कि उसको बड़ा जोर लगा के हवा को अंदर अंदर की तरफ अपने फेफड़ों में खींचनी पड़ रही है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। जो दमे का मरीज होता है उसको देख करके ऐसा लगता है। ठीक है। तो जो दमा होता है, दमे के और नाम है, जैसे रबू है, यूनानी में रबू कहते हैं, बोहर कहते हैं, जीकुन नफस कहते हैं। चार नाम ये हो गए, और पांचवा नाम हो गया ब्रोंगियल एजदमा, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में उसे अजदमा। ठीक है। कहीं तो इसे आजमा बोलते हैं सीधा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आजधमा बोलता है, लेकिन कहीं से आजमा बोलते हैं, आजमा। ठीक है, ब्रोंगियल एजमा। तो दमा, रबू, बोहर, जीकुन नफस, चार ये हो गए, एक ब्रोंगियल एजदमा। एजदमा कह लीजिए, आजमा कह लीजिए। ठीक है। और इसे हम आम जबान में, आम बोलचाल में, हिंदी उर्दू वाली जो हमारी बोलचाल है, जो जिसमें हम बातचीत करते हैं, भाई मरीज को क्या हो गया, भाई इसे अस्थमा हो गया है, ऐसा हमारे बोलने चालने में आता है। ठीक है। तो दरअसल ये होता क्या है, क्योंकि बोलचाल वाली जो बात है, ये तो बोलचाल वाली है, जो एक डॉक्टरी, जो एक लैंग्वेज है, जो एक तबावत की लैंग्वेज, एक फलसफी की लैंग्वेज है। चूंकि हम जो है सभी जब जो है यूनानी के तालिब इल्म हैं, यूनानी के विद्यार्थी हैं, तो फिर हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। अब होता क्या है एजदमा में, दमा में, रबू में, बोहर में, जीकुन नफस में, ब्रोंकियल एजदमा में होता क्या है, एक्चुअली ये वो हालत है जिसमें मरीज आराम करते हुए भी बार बार सांस लेने के लिए मजबूर होता है। आराम करते हुए भी, सुकून की हालत में, मतलब कुछ नहीं काम कर रहा है मरीज, बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसके बावजूद भी उसको कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, बार बार। दो, होता क्या है, जो एक आम आदमी है, जो एक आम आदमी है उसको पता भी नहीं होता कब उसने सांस निकाल दिया, कब उसने सांस इनहेल कर लिया। उसे अपने एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का पता नहीं चलता। जो एक आम आदमी है, जिसको कोई परेशानी नहीं है सांस लेने में, उसको पता भी नहीं होता कि कब उसने अपना सांस निकाल दिया और कब सांस खींच लिया, उसे इन चीजों का पता भी नहीं होता, क्योंकि वो एक फ्रीली मूवमेंट उसका, एक जो फिजियोलॉजिकल वर्क है, जो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो चलता रहता है, उसे पता भी नहीं था कब उसने सांस निकाल दिया, हाँ वो चल रहा है। ठीक है, उसकी तरफ उसका जहन भी नहीं जाता। लेकिन जब इसमें परेशानी हो जाती है और इसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जोर लगा के इसको हवा को खींचनी पड़ती है, तो फिर जो है पता लगता है, परेशानी होती है। तो होता क्या है इसमें, दो सांसों के बीच का वक्फा, एक सांस क्या हुआ, हवा को खींची, निकाल दिया, एक सांस हुआ। एक सांस क्या हुआ, हवा को खींची, निकाल दिया, एक सांस हुआ। उसके बाद दूसरे सांस लेने से पहले का जो टाइम है, जो दूसरे सांस लेने का जो पहले का टाइम है, दमा के मरीज को, ठीक है, रबू के मरीज को, बोहर के मरीज को, जीकुन नफस के मरीज को, ब्रोंगियल एजमा के मरीज को, ये जो टाइम पीरियड है, ये दो सांस के बीच का, एक सांस का मतलब होता है सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, इसको एक सांस बोलते हैं। ये एक सांस हुआ, अंदर लिया बाहर निकाला, ये एक सांस हुआ। और दूसरी बार हवा अंदर लेने से पहले जो बीच का टाइम होता है, जो एक पल होती है, जो एक आन होती है, वो जो भी थोड़े से थोड़ा टाइम होता है, ये जो टाइम होता है एक्चुअली ये बढ़ जाता है दमे के मरीज का। और जब ये दमे के मरीज का बढ़ जाता है, तो कोशिश ये की जाती है कि किसी तरीके से इसके बढ़े हुए टाइम को, जो ये बीच का समय है ना, इस बीच के समय को किसी तरीके से नॉर्मल कर लिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए। इस समय को, जो कि बीच का समय है, दो सांसों के बीच का समय है, दो, इसको मेंटेन करने में जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, इसी से जो है महसूस होता है जैसे मरीज जो है वो जोर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो दोनों सांसों के बीच का टाइम है, एक्चुअली वो अस्थमा जो नाम की जो बीमारी है, इस बीमारी में वो पीरियड बढ़ जाता है। देखिए, मान लीजिए सांस लिया, सांस निकाला, फिर जो टाइम
अगली बार सांस लेने से के बीच, ये टाइम बढ़ जाता है। तो इस टाइम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, मरीज को, दमा के मरीज को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक प्रेशर की वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, अंदर की तरफ खींचने के लिए, सांस को अंदर इनहेल करने के लिए, इंस्पायरेशन का अमल करने के लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा एक जो है फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसी का जो नाम है, उसी का नाम दमा है। ठीक है। और ये जो समय है, ये जो समय है जो बढ़ जाता है, जब ये समय बढ़ जाता है तो समय बढ़ने के बाद थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है सांस को खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि पीरियड बढ़ गया है। तो इसीलिए रेस्पायरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। रेस्पायरेटरी रेट यानी कि सांस लेने की जो दर है, वो दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बीच का टाइम बढ़ जाता है, उस टाइम को मेंटेन करने के लिए जोर लगा के सांस खींचा जाता है, तो सांस लेने की जो दर है, वो दर भी बढ़ जाती है। अब ये जो चीज मैंने बताई है आपको, मैं इसको दोबारा पढ़ के एक बार थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बताता हूं। ये वो हालत है जिसमें मरीज आराम करते हुए भी बार बार सांस लेने के लिए मजबूर होता है, यानी दो सांसों के बीच का वक्फा, यानी कि पीरियड, यानी कि समय दो सांसों के बीच का बढ़ जाता है, यानी रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। ये शेख बू अली सीना, शेख बू अली सीना जो है, एक्चुअली इनके, इनका एक नाम है शेख, एक नाम है इनका इब्ने सीना। इनको बू अली सीना भी कह देते हैं। वैसे इनका बहुत लंबा नाम है। आप इन इतना याद रख लीजिए कि या तो कहीं शेख लिख दें तो काफी है, या इब्ने सीना लिख दें तो वो भी चलेगा, बू अली सीना लिख दें तो वो भी चलेगा। एक यूनानी तबीब है, बहुत बड़े फलसफी हैं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कि इनकी किताबों के कई कई भाषाओं में अलग अलग जो है वो कन्वर्ट की है, उसके तर्जमे हुए हैं। ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी, किताबुल कानून, बहुत सारी जबानों में, बहुत सारी भाषाओं में इसका तर्जमा हुआ है। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है कि वो हालत है जिसमें आराम करते हुए भी जोर लगा के सांस खींचना पड़ता है, और सांस के बीच का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, और एक्सपायरी रेट बढ़ जाता है, ये शेख बू अली सीना ने अपनी किताब अल कानून में लिखा है। इनकी किताब है अल कानून। अल कानून फी तिब भी कह देते हैं, फी तिब, तिब के मैंने तबाबत, अल कानून फी तिब, या अल कानून फी तिब बोल देते हैं, या अल कानून बोल देते हैं। ये शेख की एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही शानदार किताब है, पुरानी किताब है शेख की। तो उसमें ये डेफिनेशन जो है दमा रबू बोहर जीकुन नफस की शेख ने लिखी है। यहां तक कुछ समझने में परेशानी आपको नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अब देखिए, दमा रबू बोहर जीकुन नफस, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। एक बार में सुन लोगे तो अगली बार सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, बेड़ा पार। लेकिन अगर इस बार यहां ध्यान नहीं दिया तो फिर जो है मामला लचर पचर ही रहेगा, कुछ बात समझ में आएगी और कहीं तुक्के लगेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, दमा रबू बोहर जीकुन नफस। ठीक है। कहने को तो ये सिनोनिम्स हैं, यानी कि इन सब का मतलब एक ही है, यानी कि सांस लेने में तंगी। चाहे वो दमा है, चाहे वो रबू है, चाहे वो बोहर है, चाहे वो जीकुन नफस है, या ब्रोंगियल अजमा है, इन चारों पांचों का मतलब एक ही है, सांस में परेशानी। लेकिन अगर हम इनका डिक्शनरी में देखें, इनके मतलब क्या क्या है, डिक्शनरी, शब्दकोश, अगर डिक्शनरी में इनके मतलब देखें, तो डिक्शनरी में इनके जो मतलब हैं वो थोड़ा अलग 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 हैं। मामला वही है, सांस में दिक्कत, जो लब्बे लुबाब है, जो सारांश है, वो वही है। यानी कि जो खुलासा है, अगर एक लफ्ज में बयान करें, सांस में परेशानी, लेकिन सबके जो शब्दकोश में इनके अर्थ लिखे हुए हैं, इनके मायने लिखे हुए हैं, वो अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। समझ इसलिए लेते हैं क्योंकि कई बार इनके जो अर्थ हैं, इनके जो मीनिंग्स हैं, इनके मीनिंग्स पे भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले रबू, रबू के मायने क्या है? रबू के मायने है एक लंबी बीमारी। ठीक है। इसमें मिर्गी और तशन्नुज, यानी कि ऐठन की तरह के दौरे पड़ते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा मिर्गी का दौरा पड़ गया, इसी तरह तशन्नुज, तशन्नुज जिसमें हाथ पैर मुड़ जाते हैं, कि इस तरह के दौरे पड़ते हैं रबू में। यानी कि सांस का जो मरीज होता है, जो दमे का जो मरीज होता है, उसकी जो रबू का मरीज होता है, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है जैसे मिर्गी के दौरे और तशन्नुज के दौरे, ये दोनों दौरे हैं कि मरीज का, यानी कि कतई बेदम, जैसे जान निकल गई, कतई बिल्कुल नहीफ, नातवा, कमजोर, निहायत कमजोर। ठीक है। तो रबू के मायने हैं लंबी बीमारी। चूंकि लंबी बीमारी, लंबी बीमारी इसलिए क्योंकि इसमें सांस के जो बीच का जो वक्फा है, जो टाइम पीरियड है दो सांसों के बीच का, वो लंबा हो जाता है, इसलिए लंबी बीमारी।
और कई अतिब्बाओं ने इसको इस तरह भी क्लियरिफाई, इसको भी परिभाषित किया है, इस तरह भी समझाया है कि लंबी बीमारी का मतलब ऐसे है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस एक लंबी बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस को यूनानी में दिक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक लंबी बीमारी है, कई बार उसमें भी जो है सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो उससे ये चीज ले ली गई है। और कई अतिब्बा ने ये लिखा है कि चूंकि जो रबू है, रबू में चूंकि सांस के बीच का जो फासला है, जो समय अवधि है, जो समय पीरियड है वो बढ़ जाता है, इसलिए रबू का मतलब होता है लंबी बीमारी। ठीक है, सब मतलब समय अवधि यानी कि बीच का समय सांस लेने का बढ़ जाता है, इसलिए रबू का मायना होता है लंबी बीमारी। या कई अतिब्बा ने ये लिखा है कि चूंकि जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि टीबी वगैरह, उनके बाद भी इस तरह की जो मामले बनते हैं, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, इसलिए रबू के मायने लंबी बीमारी के हैं। शेखुर रईस बू अली सीना लिखते हैं, रबू को मिर्गी और तशन्नुज से मिलता जुलती बीमारी बताई है। जो शेख हैं, शेख ने इसे अपनी किताब अल कानून में मिर्गी और तशन्नुज से मिलती जुलती बीमारी बताई है। किसको? रबू को। रबू को लंबी बीमारी है। शेख ने अल कानून अपनी किताब में लिखा है कि यह तशन्नुज और मिर्गी से मिलती जुलती बीमारी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन ये लिखिए, बावजूद सुकून यानी कि मरीज आराम की हालत में है, दो सांसों के बीच का वक्फा यानी कि दो सांसों के बीच का समय जो, ठीक है, बढ़ जाता है, इसे रबू कहते हैं, दमा कहते हैं, बोहर कहते हैं, जीकुन नफस कहते हैं। यानी कि जो दो सांस है, उन दोनों सांसों के जो बीच का समय है, एक सांस खींच के देखिए, एक सांस का मतलब सांस खींचना नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूं, एक सांस के मतलब होता है सांस खींचा, निकाल दिया, ये एक सांस हुआ। अंदर खींच के बाहर निकालना, पूरा एक सांस हुआ। फिर बीच में थोड़ा सा एक, चाहे एक सेकंड के 20वें भाग के लिए ही आदमी रुक रहा है, कोई भी मनुष्य रुक रहा है, लेकिन रुकता है, आराम करता है, ठीक है, चाहे वो एक सेकंड का 20वां भाग ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो एक आन ही क्यों ना हो, एक पल ही क्यों ना, यानी कि समय का एक बहुत छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान जो है जब सांस लेता है तो रुकता है, और फिर जब दोबारा खींच के बाहर निकल, तो ये जो दोनों के बीच की अवधि है, जो वक्फा है, जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है, इसे रबू कहते हैं, दमा कहते हैं, बोहर कहते हैं, जीकुल नफस कहते हैं। ये एक पॉइंट है। और लंबी बीमारी के मायने, रबू के मायने लंबी बीमारी, लेकिन चूंकि इसमें भी, लंबी बीमारी में भी सांस लेने में परेशानी होती है, लंबी बीमारी में भी सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए इसको भी सिनोनिम्स बोल दिया गया। सिनोनिम्स यानी कि जिनका मतलब एक जैसा हो, जैसे कि जन्नत और स्वर्ग, मतलब तो एक ही है। मरने के बाद के आराम, मरने के बाद की वो जगह जहां ये कल्पना की गई है, सभी ये मानते हैं, सभी का ईमान ये है कि भाई हम जो है मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। नाम दो हो गए, मतलब तो एक ही है। तो इसी तरीके से ये जो दमा हुआ, रबू हुआ, बोहरा हुआ, जीकुन नफस हुआ, नाम अलग अलग हैं, मतलब सांस की परेशानी ही है सबको, ठीक है। इसीलिए आजमा को यानी कि अस्थमा को यानी कि दमा को सांस की परेशानी बोल देते हैं। और कई बार जो दमे का मरीज हो उसको बोल देते हैं सांस का मरीज, बोल देते सांस का मरीज, क्योंकि उसको सांस लेने में परेशानी होती है। सांस का मरीज यानी कि सांस की बीमारी वाला व्यक्ति, ठीक है। तो बावजूद सुकून दो सांसों के बीच का वक्फा बढ़ जाता है, इसे रबू दमा बोहर जीकुन नफस कहते हैं। तो रबू को याद रखना, लंबी बीमारी के मायने होता है दमा। उस हालत, फिर अब दमे की बात करें, रबू के माने लंबी बीमारी, अगर एक शब्द में कहे लंबी बीमारी, और शेख ने इसे जो है तशन्नुज और मिर्गी से मिलता जुलती बीमारी बताया, किसको? रबू को। पूछ लिया जा सकता है, और मैं इस पर सवाल बनाऊंगा, कोई गलत मत करना, ठीक है। और हाँ, जब मैं सवाल बनाया करूं तो देखा देखी जो है ना, सबके सब एक ही नोट टिप दिया करो, अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किया करो, और अच्छे से अच्छा मतलब रेस्पॉन्स दिया करो। दमा, दमा किसे कहते हैं? उस हालत का नाम है जिसमें इंसान यानी कि मरीज, इंसान का मतलब मरीज को दौरों की सूरत में तंगी तनफुस यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस छोटा होने की शिकायत होती है। दमे में मरीज क्या कहता है? मुझे सांस पूरा नहीं आ रहा। अगर आपके पास, आप सब डॉक्टर हैं, अगर आपके पास कोई सांस का मरीज आ रहा है, एजमा का मरीज आ रहा है, तंगे तनफुस, रबू दमा, ठीक है, बोहर का मरीज आ रहा है, तो वो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब सांस पूरी नहीं खिंचती, पूरी हिम्मत करने के बावजूद पूरी। और डॉक्टर साहब लेट के तो सांस वैसे भी नहीं आती। क्यों लेट के सांस क्यों नहीं आती? लेट के सांस इसलिए नहीं आती क्योंकि जो हमारा पेट है, एब्डोमेन है, आते हैं, उसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? डायफ्राम के ऊपर। और डायफ्राम का प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? फेफड़ों के ऊपर। तो डायफ्राम एक तरीके से फेफड़ों को दबा लेता है,
ठीक है। तो वो जो एक प्रेशर सा बनता है, तो फिर वो जो फेफड़ों को खोलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए आजमा का मरीज जो है ना, रात में ज्यादातर दमे का मरीज पूरी पूरी रात बेचारा बैठ के गुजार देता है। क्योंकि अगर वो लेटता है तो होता क्या है, जो उसका पेट का जो वजन है ना, वो उसके डायफ्राम पे पड़ता है, डायफ्राम फेफड़ों के ऊपर दबाव बनाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब वो बैठता है तो उसके फेफड़ों के नीचे आ जाता है सारा, पेट भी डायफ्राम भी, तो उसको जो है थोड़ा सा रिलीफ महसूस। इसलिए अगर मान लीजिए किसी मरीज का सांस जो है रात को 11 बजे फूल गया, वो सुबह तक बेचारा गरीब बैठ के ही काटेगा पूरी रात को। ठीक है, तो ये है दमा, यानी कि जिसमें सांस पूरा ना खींचे। रबू, रबू लंबी बीमारी, याद रखना। ठीक है, फिर एक चीज होती है बोहर। बोहर मतलब सबका इनका एक ही है, यानी कि सांस लेने में परेशानी। बोहर, जब सांस की तंगी की वजह इम्तिलाए रिया, यानी कि पल्मोनरी कंजेशन, यानी फेफड़ों में कोई एबनॉर्मल मादा उतर जाए, तो उसे बोहर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इम्तिला कोई मादा उतर जाए, मान लीजिए नजला भी रुतुबत उतर गई, जो जो म्यूकस जो म्यूकस फ्लूइड है, जो म्यूकस फ्लूइड है, जो नजलावी रुतूबत है, जो कि दिमाग से गले में गिर रही है, उसको नजलावी रुतूबत कह देते हैं। जो नाक में गिरती है उसको जुकाम बोल देते हैं। तो नजलावी रुतूबत जो है, ये जो सांस की नली में को जाकर के जो है, अगर फेफड़ों में उतर रहा है, ठीक है, तो इसको इससे मतलब, चाहे तो इसकी वजह से कोई फ्लूइड अंदर जमा हो रहा है, या कोई बाहर से कहीं आ गया है, कुछ भी अजसाम गरीबा, यानी कि कोई भी फॉरेन बॉडी की वजह से फ्लूइड आ गया है, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर फ्लूइड उतर जाए, पानी उतर जाए, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की खिल्त उतर जाए, और उसकी वजह से जो सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ भी मादा उतर जाए, उसको बोहर कहते हैं। बोहर का मतलब मादा उतरना, दमा का मतलब पूरा सांस न खींचना, और रबू का मतलब क्या हुआ, लंबी बीमारी। और रबू को जो है तशन्नुज और मिर्गी से मिलती जुलती बीमारी बताते हैं। ठीक है, अब जीकुन नफस। जीकुन नफस किसे कहते हैं, सांस के रास्ते का तंग हो जाना। यानी कि जो सांस के रास्ते का, मान लीजिए ये सांस का रास्ता है, ये पाइप है जिसमें को हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये तंग हो जाए, यानी कि सिकुड़ जाए। इसका जो परिधि और व्यास है, जो आप मैथमेटिक्स में 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ के आए होंगे, परिधि और व्यास। परिधि जो है इसकी जो टोटल गोलाई है उसका आधा होता है, और व्यास जो इसकी टोटल गोलाई का पूरा होता है। मान लीजिए अगर ये सांस की नली है, इसको आर पार बिल्कुल ऐसे काट के अगर पूरा नाप देंगे तो व्यास हो गया, और अगर आधा नाप देंगे, मान लीजिए ये जो पेन की कैप है ना, मान लीजिए आप अगर पूरी की पूरी नाप दे इधर से इधर तो व्यास, और आधी नाप दे तो परिधि। यानी कि जो इसकी गोलाई है, इसकी गोलाई जो है वो संकुचित हो जाए, सिकुड़ जाए, इसकी गोलाई जो है संकुचित हो जाए, और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो, इसको जीकुन नफस बोलते हैं। फिर ब्रोंकियल एज्मा किसको बोलते हैं, ब्रोंकियल एज्मा इसकी अंग्रेजी है। बस सीधा सा ऐसे समझ लो। ठीक है, अब चार चीजें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर एक रबू, लंबी बीमारी। नंबर दो दमा, पूरा सांस ना खींचना। नंबर तीन बोहर, कोई फ्लूइड वगैरह उतर जाना। नंबर चार जीकुन नफस। जीकुन नफस यानी कि जो सांस का पाइप है वो थोड़ा सा तंग हो जाए, सिकुड़ जाए। सांस का पाइप तंग होना, कोई मादा बोहर उतर जाना, दमा पूरा सांस ना खींचना, रबू कोई लंबी बीमारी होना, हो कुछ भी होना, एक ही मामला है, सांस में परेशानी। तंगी तनफुस, यानी कि तंगी हो जाना सांस लेने, तनफुस कहते हैं सांस रेस्पायरेशन को, यानी कि सांस लेने में तंगी होना। ठीक है, अब ये हमने इसके अलग अलग मीनिंग्स पढ़े। अलग अलग मीनिंग्स इसलिए पढ़े क्योंकि एग्जाम में कई बार इसके मीनिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए इनके मीनिंग्स पे हमने इतना जोर दे करके समझाया। ठीक है, अब देखिए, ये जो ज़ीकुन नफस है, यानी कि सांस लेने की जो परेशानी वाली जो बीमारी है, यानी कि जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और दो सांसों के बीच का जो टाइम पीरियड, समय अवधि होती है, ये बढ़ जाता है। इसमें इसकी एक कंडीशन क्या है, मतलब सब मरीजों को नहीं होता, कुछ कुछ को होता है। क्या होता है, इंतसाबुल नफस। इंतसाबुल नफस, इसको बोलते हैं नफ्स मुस्तकीम। उर्दू में एक लफ्ज है, उसका नाम होता है मुस्तकीम। आपने सुना हो किसी किसी लड़के का नाम भी मुस्तकीम होता है। मुस्तकीम का अगर हम जो है उर्दू की डिक्शनरी में देखें, तो मुस्तकीम के मायने होता है सीधा। ठीक है, अब देखो, नफ्स से मुस्तकीम, नफ्स का मतलब होता है सांस निकालना, तनफ्फुस का मतलब सांस, रेस्पायरेशन। नफ्स से मुस्तकीम यानी कि सीधा सांस। नफ्स जो है वो तनफ्फुस से बना है, अमल तनफ्फुस से बना है। नफ्स के मायने सांस लेने के हैं, नफ्स के मायने सांस लेने के हैं, मुस्तकीम सीधा सीधा सांस लेना। इसको यूनानी में इंतसाबुल नफस कहते हैं। अब सीधा सांस का मतलब को इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोपनिया। अब ऑर्थोपनिया का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जिसको, ये सबको नहीं होता, ये किसी किसी मरीज को होता है, जिसको ऑर्थोपनिया होगा वैसे सांस लेगा।
मतलब ये जो पाइप है ना, विंड पाइप है, जो कस्बतुर रिया है, जो ट्रेकिया है, वो इसको बिल्कुल ऐसे सीधी करेगा एकदम। मतलब ऐसे नॉर्मली सांस नहीं लेगा वो मुंह को सामने करके, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे, इसको इसको चूंकि वो ट्रेकिया को, सांस लेने वाले पाइप को क्या करता है, बिल्कुल सीधा कर लेता है। इसलिए इसको नफ्स मुस्तकीम या इंतसाबुल नफस कहते हैं, या ऑर्थोपनिया कहते हैं। ये किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता। लेकिन ये मैंने क्यों बताया फिर यहां आपको, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इंतसाबुल नफस किसे कहते हैं, ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं, नफ्स मुस्तकीम किसे कहते हैं। ये ही सवाल हैं जो यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसी तरह के लेवल के सवाल होते हैं। ठीक है। आप किसी भी चीज को हल्के, मैंने जो मैं आपको बताता हूं वो एक भी चीज फजूल नहीं बताता हूं, काम की चीज बताता हूं, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से भी जो आप काम करते हैं, और आपके एग्जाम के हिसाब से भी, और आप जो डॉक्टरी करते हैं अपने क्लिनिक्स में उसके हिसाब से भी। अब इसको आप ऐसे समझिए, ऑर्थोपनिया देखिए, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बताता चलूं। एक होता है रेक्टम। रेक्टम यानी कि जो एनस होता है, जो पाखाना यानी कि टट्टी निकलने का बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है, ओपनिंग बिल्कुल एकदम, उसको एनस बोलते हैं। एनस से ऊपर जो आंत वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम की यूनानी क्या है, अमा मुस्तकीम। अमा कहते हैं आंत को, मुस्तकीम कहते हैं सीधी आंत को। क्योंकि देखिए, जब इंसान की आंत क्या होती है, इधर से बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत जा करके इधर गई, इधर चली गई, तो इधर इधर बिल्कुल एकदम कोख में जाने के बाद नीचे, तो क्या करता है फिर वो बीच में आती है, क्योंकि एनस तो बीच में है ना, एनस बीच में, तो बीच में आके वो सीधी हो जाती है। आप लोग सब इधर ध्यान दीजिए, समझिए। तो बीच में आ जाती है, बीच में, और ये जब ये बीच में आ जाती है तो ये सीधी हो जाती है। सिग्मॉइड कोलन यहाँ कोने में होता है, तो सिग्मॉइड कोलन से इधर आने के बाद जो है ये बिल्कुल सीधी हो जाती है आंत। तो जब ये सीधी हो जाती है, सीधी आंत यानी कि अमआ मुस्तकीम, मुस्तकीम का मैं बोल चुका हूं, सीधे के हैं, अमआ आंत को कहते हैं, इंटेस्टाइन को कहते हैं, तो सीधी आंत। तो एनस से ऊपर जो है, जो आंत का हिस्सा है, उसको सीधी आंत कहते हैं। ठीक है। मैंने अमा मुस्तकीम क्यों बताया, क्योंकि अमा मुस्तकीम इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओ कि मुस्तकीम का माना सीधा होता है। वहां जो आखिरी आंत का आखिरी हिस्सा है, अमा मुस्तकीम यानी कि रेक्टम, उसकी बात कर रहा हूं। और यहाँ पे क्या, नफ्से मुस्तकीम यानी कि ऐसा सांस जो किसी सीधी चीज से जुड़ा हुआ, यानी कि ट्रेकिया को सीधा करके ऐसे बिल्कुल एकदम विंड पाइप को एकदम जो है 90 डिग्री पे करके सांस खींचा जाता है, उसको नफ्स मुस्तकीम और यूनानी में इंतसाबुल नफस कहते हैं। और किसी किसी जीकुन नफस यानी कि अस्थमा यानी कि दमा यानी कि सांस के मरीज को ये परेशानी हो जाती है, और ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब यानी यानी मरीज को सीधा होना पड़ता है, मरीज को बिल्कुल सीधा होना पड़ता है, अकड़ जाना पड़ता है जब उसको सांस खींचने में वो सहायक होती है, उसकी मददगार होती है। सांस लेने के लिए मुस्तकीम के मायने सीधा, मैंने लिख दिया इसमें आपके नोट्स में, जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, पेज नंबर 324 पे लिखा हुआ है, मुस्तकीम के मायने सीधा। अब सर। इंतसाबुल नफस, इंतसाबुल नफस, कुछ कहना है मेहंदी? जी सर। हाँ बोलिए। इंतसाबुल नफ्स। इंतसाबुल नफस जो है, इंतसाबुल नफस यानी कि सीधा सांस, या ऐसा समझ लीजिए कि जिसमें जो है सांस लेने में आदमी को जो है अपने सांस की नली को सीधा करना पड़े। ठीक है। इंतसाबुल नफस आजदमा यानी कि आजमा, आजमा, इसको आजमा बोलते हैं आजकल, जो मॉडर्न आजकल जो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन करते रहता है ना लोग, इंग्लिश को भी थोड़ा सा जो मॉडर्नाइज्ड, और इंग्लिश तो पहले ही मॉडर्नाइज, मॉडर्न चीज का नाम इंग्लिश, लेकिन इसको और खींचते रहते हैं, इसको लगे रहते हैं इसको मतलब मॉडर्न करने में। तो एजमा पढ़ने लगे, टीएच को साइलेंट कर दिया लोगों ने। ठीक है। एजमा का नाम नहीं है, बल्कि इन, अगर आपके सामने कोई एजमा बोले तो समझ जाना अस्थमा के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। का नाम नहीं है, बल्कि इंतसाबुल नफस यानी कि अस्थमा की एक हालत का नाम है। यानी कि ये तंगी तनफुस नहीं है, ये जो नफ्स मुस्तकीम है, इंतजाबुल नफस है, ये इसका सिनोनिम्स नहीं है। बल्कि क्या हुआ, ये तंगे तनफुस की, यानी कि सांस लेने में अगर किसी को दमे का मरीज हो जाए, कोई अस्थमा का मरीज हो जाए, किसी किसी को ये हो जाती है, यानी कि ये सबको नहीं होती। यानी कि सारे दमे के मरीजों को ये कंडीशन नहीं बनती, किसी जो गर्दन सीधी करके सांस खींचते हैं नफ्स मुस्तकीम, ये किसी किसी को हो जाती है। ठीक है। इंतसाबुल नफस में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही मशहूर सी दवा है, जिसको इंतसाबी कहते हैं। ये जो इंतसाबुल नफस है, जिसमें गर्दन जो है बिल्कुल सीधी करके सांस खींचने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है, इसमें एक दवा की एक स्पेशल दवा है जो इसमें इस्तेमाल होती है, उसको चूंकि इसका नाम हुआ इंतसाबुल नफस यानी कि गर्दन सीधी करके सांस खींचने वाली बीमारी, तो इससे मिलती जुलती, इंतसाबुल नफस से मिलती जुलती दवा का नाम है इंतसाबी।
ठीक है, इंतसाबी कहते हैं। इंतसाबी का जुजे खास कहते हैं, यानी कि जो मुख्य भाग है, जो सबसे अहम दवाई है, जो सबसे खास दवाई जिसमें गिरती है, वो होता है सुम्मुल फार। ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि इंतसाबी का जुजे खास यानी कि मुख्य अंश कौन सा है। इंतसाबी का मुख्य अंश सम्मुल फार है। ठीक है, सम्मुल फार है। इंतसाबी का इस्तेमाल जीकुन नफस, सम्मुल फार एक दवाई का नाम है। और ये जो इंतसाबी है, इंतसाबी क्या होती है, ये एक टैबलेट होती है, और टैबलेट को यूनानी में कुर्स बोलते हैं, और जो बिल्कुल गोल हो उसको हब बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक चपटी चपटी होती है, इसलिए इसको टैबलेट बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, सम्मुल फार चूहों के जहर को बोलते हैं। ये जो मार्केट में बिकता है ये वाला नहीं, ये एक जहर है एक तरीके से, इसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि इसका जो है चूहों के ऊपर असर ऐसा है कि चूहों को जो है नुकसान पहुंचा देता है, यानी कि चूहों का जहर सम्मुल फार। लेकिन जब इसको मुदब्बर यानी कि डिटॉक्सीफाइव, यानी कि जो इसका जहर वाला असर है वो तो खत्म कर देते हैं, और खाली जो है इसका जो ताकत ताकत का असर होता है वो ले लेते हैं। जब इसको मुदब्बर कर लेते हैं सम्मुल फार को, तो इसका जो नुकसान पहुंचाने वाला अंश होता है, सम्मुल फार एक बूटी का नाम है, एक दवा का नाम है, तो जो इसका नुकसान पहुंचाने वाला अंश है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो इसका ताकत पहुंचाने वाला अंश है वो बचा रहता है। तो मुदब्बर करने के बाद इंतसाबी नाम की जो टैबलेट, जो कोर्स है, उसमें इस्तेमाल होता है सम्मुल फार। और उसका जो सबसे मुख्य अंश है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ जो इसमें इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वो सम्मुल फार होता है। किसमें? इंतसाबी में। इंतसाबी क्या है? एक टैबलेट, एक कोर्स का नाम है, और सम्मुल फार क्या है? एक बूटी है। इंतसाबी का इस्तेमाल जीकुन नफस की एक किस्म, यानी कि जिसका नाम इंतसाबुल नफस में करते हैं, यानी कि जीकुन नफस यानी कि सांस में परेशानी, और इंतसाबुल नफस यानी कि जीकुन नफस के किसी किसी मरीज को इंतसाबुल नफस यानी कि सीधे सांस की बीमारी हो जाती है। यानी कि जीकुन नफस के हर मरीज को इंतसाबुल नफस का मरीज नहीं कहेंगे, सारे के सारे नहीं है। दमे का हर मरीज जो है वो नफ्से मुस्तकीम का मरीज नहीं है। किसी किसी को इतनी सीवियरिटी, इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से हो जाता है कि वो सीधा बैठ के सांस ले ही नहीं सकता, वो मुंह खोल करके आसमान की तरफ के लंबा सा करके सांस खींचता है, जिसको इंतसाबुल नफस या नफ्से मुस्तकीम या ऑर्थोपनिया कहते हैं। तो जीकुन नफस के किसी मरीज को, जीकुन नफस के किसी मरीज को इंतसाबुल नफस का मरीज भी, यानी कि ऑर्थोपनिया का मरीज भी कह सकते हैं, यानी कि ऑर्थोपनिया की कंडीशन भी हो सकती है किसी किसी मरीज को, जीकुन नफस के दमे के किसी किसी मरीज को। दमे के सभी मरीजों को ये दिक्कत नहीं होती सांस लेने वाली। ठीक है जी। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये यूनानी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं एलोपैथिक कॉन्सेप्ट लेता हूं। जीकुन नफस की दो टाइप है। नंबर एक जीकुन नफस मर्जी, नंबर दो जीकुन नफस अर्जी। जो जीकुन नफस मर्जी है, मर्ज मर्ज कहते हैं बीमारी को। जीकुन नफस यानी कि दमा, यानी कि सांस लेने में तंगी, यानी कि जीकुन नफस यानी कि अगर सांस लेने में जो तंगी है वो किसी बीमारी की वजह से है, मर्ज आ गया ना। शब्दों पे ध्यान दो। जीकुन नफस मर्जी यानी कि ऐसा जीकुन नफस, ऐसा दमा जो कि मर्जी यानी कि बीमारी की वजह से हो गया। मर्ज से बना है मर्जी, ठीक है, यानी कि बीमारी की वजह से हो गया है। जो जीकुन नफस मर्जी होता है उसको जीकुन नफस असली भी बोल देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो यही है। एक जीकुन नफस अर्जी भी होता है। अर्ज किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, बुखार के साथ साथ उसके सिर में दर्द हो गया, तो असली बीमारी क्या हुई? उसको बुखार। सिर का दर्द क्या हो गया? साथ में। तो चूंकि सिर का दर्द जो है साथ में लगाया हुआ है, तो जो बीमारी के साथ होता है उसको बोलते हैं अरज। एक होता है मरज यानी कि बीमारी, और बीमारी के साथ जो परेशानी वैसे ही लग जाए साथ में, उसको बोलते थे अरज। यानी कि मरीज को क्या बीमारी क्या है? बीमारी है बुखार की, और साथ में क्या लग गया? सिर का दर्द। तो जो सिर का दर्द है वो अरज है, यानी कि साथ लगने वाली परेशानी। इसी तरीके से जीकुन नफस अर्जी, इसका मतलब ये है कि जो सांस में लेने की दिक्कत हुई है वो अरज की वजह से हुई है। परेशानी कुछ और थी मरीज को, लेकिन उसको जो है सांस में परेशानी होने लग गई। बीमारी कुछ और थी, सांस में परेशानी होने लग गई। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीकुन नफस अर्जी, यानी कि जीकुन नफस। इसको शिरकी भी बोलते हैं। शिरक कहते हैं किसी चीज को किसी चीज में मिला के खिलत मिलत करके उसको गोलमोल ढोलमोल कर दिया जाए। ठीक है, तो जीकुन नफस शर्की, यानी कि सच्चाई ये है, जीकुन नफस शर्की जो है ये दमा नहीं है। ये दमा नहीं है। ये क्या है? किसी को दिक्कत कुछ और हो रही थी, कुछ और परेशानी थी। मान लीजिए खून की कमी थी, किसी में बहुत ज्यादा कमजोर था, वो ऐसे करके कर रहा है, तो वो दमे का मरीज थोड़ा ही है, उसमें तो खून की कमी थी इसलिए वो लंबे लंबे सांस ले रहा है।
तो ये क्या हुआ है, जीकुन नफस अर्जी। बीमारी क्या थी उसको, खून की कमी, एनीमिया। ठीक है, बीमारी क्या थी उसको, एनीमिया। और एनीमिया में जो लंबे लंबे सांस लेने लगे क्योंकि हिम्मत नहीं थी, तो ये जीकुन नफस अर्जी हुआ, यानी कि बीमारी क्या हुआ, बीमारी हुआ खून की कमी। बीमारी खून की कमी थी, लेकिन साथ में क्या लग गई, साथ में जो है सांस भी लंबा लंबा खींचने लगते हैं, इसको जीकुन नफस अर्जी कहते हैं, या जीकुन नफस शिरकी भी कहते हैं। शिरक कहते हैं जब किसी चीज में किसी चीज को मिला देते हैं वो। ठीक है, नंबर एक, जीकुन नफस मर्जी। जीकुन नफस मर्जी का क्या मतलब होता है, यानी कि फेफड़ों में कोई परेशानी, कोई बीमारी हो जाए। जब फेफड़ों में कोई बीमारी हो जाएगी और उसकी वजह से सांस में परेशानी होगी, तो उसको जीकुन नफस मर्जी कहते हैं। क्योंकि दमा जो मर्ज है वो किस, कौन से उजू का, किस ऑर्गन का मर्ज है, जाहिर सी बात है फेफड़ों ही की तो बीमारी है। अरे भाई, गुर्दों की बीमारी थोड़ा ही है, दिमाग की बीमारी थोड़ा ही है, दिल की बीमारी थोड़ा ही है, फेफड़ों की बीमारी है ना। तो अगर फेफड़ों में परेशानी होने की वजह से सांस में तंगी है, तो ये क्या हुआ, जीकुन नफस मर्जी, यानी कि बीमारी मानेंगे इसको फिर हम। और यही असली भी है, इसलिए इसको जीकुन नफस मर्जी और जीकुन नफस असली भी कहते हैं। और जीकुन नफस कहते हैं दमे को, ब्रोंकियल एजमा को। ठीक है। अब अगर सांस में तंगी, यानी कि रिया, रिया कहते हैं फेफड़ों को। ठीक है, रिया यानी फेफड़े में मौजूद किसी भी मादे, फेफड़ों में मौजूद किसी भी मादे, यानी कि कुछ भी है फेफड़ों में, गैर तभी मादे हैं। ठीक है, चाहे तो कहीं से पानी उतर गया है, नजला उतर गया है, कोई फ्लूइड उतर गया है, कुछ भी, ठीक, की वजह से होती है। या फिर चाहे वह मादा निमोनिया हो, मान लीजिए निमोनिया हो गया, उसकी वजह से जो है हल्का फुल्का पानी उतर गया, ज्यादा उतर गया, ठीक है, उसकी वजह से जो सांस में तंगी हुई, वो भी जीकुन नफस मर्जी। क्योंकि जो निमोनिया है, नमूनिया कहाँ हुआ, नमूनिया फेफड़ों में हुआ ना। इसी तरीके से ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा उसे बोलते हैं जो फेफड़ों के अंदर जो सांस की नलियां होता है ना, उसके अंदर जो है कैंसर हो जाए, कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सांस की नलियों में कैंसर हो जाए, या लंग कैंसर, यानी कि पूरे के पूरे फेफड़े में कहीं ना कहीं कैंसर हो जाए, या लंग एब्सिस, यानी कि फेफड़े के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाए, एब्सिस, एब्सिस कहते हैं फोड़े को, कहीं ना कहीं फोड़ा हो जाए, यानी कि ऐसा फोड़ा जो फोड़ा तो है लेकिन उसके अंदर कैंसर वाली सेल नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी हालत, यानी कि जिसमें फेफड़े बीमार हो रहे हैं और जिसकी वजह से सांस में दिक्कत हो रही है, उसको जीकुन नफस मर्जी या जीकुन नफस असली कहते हैं। हालत जिसमें भी लंग में परेशानी हो, तो उसको जीकुन नफस मर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जीकुन नफस अर्जी, यानी कि परेशानी कुछ और थी, सांस में दिक्कत होने लग गई, तो उसको अर्जी बोल देते हैं। अर्ज वो चीज है जो मर्ज के साथ पैदा हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी की टांग में जो है पत्थर लग गया, पत्थर लगने के बाद जो है उसमें दर्द हो गया, तो जो दर्द हुआ है वो बीमारी नहीं है। बीमारी, बीमारी तो वो जो चोट लगी थी ना, जो इंजरी लग करके तफर्रुक इत्तिसाल हुआ था, टूट फूट हुई थी, बीमारी तो तफर्रुक इत्तिसाल था, जो अजला, जो मसल्स वगैरह टूटी फूटी थी, जो उरुक वगैरह जो है उसमें टूट फूट हुई थी, वो है। तो उसकी वजह से जो जो दर्द हुआ, जो उसकी वजह से बुखार होगा, वो सब अर्ज है। ठीक है, अब जीकुन नफस अर्जी, यानी कि बीमारी कुछ और है और उसकी वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए। और जीकुन नफस मर्जी, यानी कि फेफड़ों में कुछ भी नमूनिया वमूनिया कुछ भी हो जाए, उसकी वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो, तो जीकुन नफस अर्जी किसे कहते हैं। मान लीजिए एक आदमी वर्जिश कर रहा है, ठीक है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर लगातार भाग लिया, तो उसे सांस लेने में दिक्कत तो होगी, लंबा लंबा सांस खींचेगा, तो ये कोई बीमारी थोड़ी है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, एक नॉर्मल सी कंडीशन है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं एक नॉर्मल कंडीशन को। ठीक है, जब दो सांसों के बीच का समय, यानी कि वक्फा कम हो जाए, उसे जीकुन नफस अर्जी या जीकुन नफस शिरकी कहते हैं। यानी कि दो सांसों के बीच का जो वक्फा है, जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो कम हो जाए, जबकि जबकि कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई आदमी मेहनत कर रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे, जीकुन नफस अर्जी कहेंगे। अर्जी क्यों कहेंगे, अर्जी इसलिए कहेंगे क्योंकि उसने भागदौड़ की, और भागदौड़ की तो सांस फूल गया। ठीक है, और जो दमे की डेफिनेशन है, दमे की डेफिनेशन क्या है, जब किसी का सांस आराम से सुकून से बैठे बिठाए फूलने लग जाए, सांस लेने में परेशानी हो जाए, दो सांसों के बीच का टाइम पीरियड, समय अवधि बढ़ जाए अलकानून के मुताबिक, बुअदी सीना के मुताबिक बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। और अगर कोई एक्सरसाइज करने लगे, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें तो मतलब वो चीज नहीं होती। तो अगर एक्सरसाइज करते टाइम, भाग दौड़ करते टाइम सांस फूल रहा है, तो ये दमा नहीं है, ये जीकुन नफस नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसको फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे
अब इन्होंने आगे एक एग्जांपल दिया है, जैसे एनीमिया की हालत में यानी कि खून की कमी, एनीमिया को यूनानी में फकरुद्दम बोलते हैं, ठीक है, में या किसी दिल की किसी बीमारी में, अगर सांस लेने में, दिल की बीमारी में किसी में, ठीक है, या एनीमिया में यानी कि खून की बीमारी में, ठीक है, सॉरी खून की कमी में तंगी हो तो उसको ज़ीक़ुन नफस अर्जी या ज़ीक़ुन नफस शिरकी कहेंगे, क्योंकि यह सांस की तंगी यानी कि ज़ीक़ुन नफस फेफड़ों की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि ये सांस की तंगी दूसरी वजह से होती है, यानी किसी दूसरे ऑर्गन में परेशानी की, दूसरे ऑर्गन यानी कि दिल में कोई परेशानी हुई, सांस लाने में परेशानी होगी, खून की कमी पड़ गई उसकी वजह से। तो अगर किसी और ऑर्गन में किसी और जगह पर अगर मान लीजिए परेशानी होने की वजह से सांस में परेशानी हो रही है तो उसको ज़ीक़ुन नफस अर्जी कहेंगे, ज़ीक़ुन नफस शर्की कहेंगे। बल्कि ये सांस की तंगी दूसरी वजह से होती है, यानी किसी दूसरे ऑर्गन में परेशानी की वजह से सांस में परेशानी होती है तो ज़ीक़ुन नफ्स अर्जी या ज़ीक़ुन नफ्स शर्की कहती हैं। इन डेफिनेशंस को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब असबाब, असबाब कहते हैं भाई इसकी वजह क्या है, ये दमा क्यों हो रहा है, ठीक है। यूनानी में अभी हम यूनानी में ही, यूनानी के ही प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। इसको जो है इंग्लिश में कॉज बोल देते हैं और हमारी हिंदी में जो है कारण बोल देते हैं। भाई इसकी कारण क्या है, ठीक है। नंबर एक नजला, ये नजला यानी कि दिमागी रतूबत, मैंने आपको बताया था दिमागी रतूबत, दिमागी रतूबत जब दिमाग से चल करके हलक में गिरे, अब चाहे हलक में गिरने के बाद वो पेट में यानी कि मैदे में पहुंच जाए या फेफड़े में पहुंचे, क्योंकि हलक के बाद दो रास्ते मिलते हैं ना। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझिए। फेफड़ों गल हलक में पहुंच गया दिमागी मादा, अब जब वो हलक में पहुंच गया, चाहे तो वो सांस में, सांस की नली में चला जाए, चाहे वो खाने की नली में चला जाए, मतलब पेट में पहुंच जाए, ठीक है, दोनों ही हालत में उसको नजला कहेंगे। यानी कि दिमागी रतूबत जो कि हलक में पहुंच जाती है नजला है, और दिमागी रतूबत, और दिमागी रतूबत जो कि नाक में, नाक के जोफ में पहुंच जाती है उसको जुकाम कहते हैं। तो जुकाम तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसका यहाँ जिक्र नहीं है, जिक्र फिलहाल किसका है, नजले का, यानी कि नजलावी रतूबत, ठीक है। यानी कि नजले का जो फ्लूइड है, जो पानी है, नजलावी रतूबत ज्यादा सिक्रीट यानी कि ज्यादा उत्सर्जन होने लग जाए, अगर दिमागी रतूबत ज्यादा उत्सर्जन हो रही है तो सांस की नलियों में रुकावट पैदा हो जाती है। क्या होता है, सांस की नलियों में रुकावट पैदा हो जाती है, ठीक है। पहली वजह तो ये बताई कि यानी कि नजलावी रतूबत की ज्यादती। नजलावी रतूबत कहां से सिक्रीट हो रही है, दिमागी रतूबत होती है, कहां गिर रही है, हलक में गिर रही है, ठीक है। और अगर यही रतूबत नाक में गिर जाए फिर ये जुकाम, फिर ये नजला नहीं कह रहता। तो इसको कैसे बोलते हैं, हलक, हलक में लाम ल है, ल हलक, हलक लाम है ना, ल है, तो नजले में भी ल है, ल और ल को एक से दूसरे को मिला दो, याद रखने में आसानी हो जाएगी। और अगर ये नाक में गिर रहा है तो जुकाम, उसमें कहीं ल आता ही नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो जो सांस लेने में तंगी यानी कि दमा, जो यानी कि रबू यानी कि बोहर अगर हो रहा है, नजलावी रतूबत यानी किसी फ्लूइड की वजह से जो कि सांस की नली में जाकर के फेफड़ों में घुस गया, उसकी वजह से अगर परेशानी हुई, क्योंकि वो जो रास्ता है वो वो नजलावी रतूबत के लिए थोड़ा ही है, वो तो सांस के लिए, सांस की हवा के लिए है, हवा के आने जाने के लिए है। तो अगर ये जो परेशानी होती है नजलावी रतूबत की वजह से, ठीक है, तो एक तो वजह ये मान ली गई। दूसरी क्या है, इम्तलाए उरूक रिया यानी कि पल्मोनरी कंजेशन। देखिए दो होते, एक पल्मोनरी वेन, एक पल्मोनरी आर्टरी। जो दिल से जो दिल से फेफड़ों में खून लेकर के आती है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर जो है डीऑक्सीजनाइड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। और ये अकेली आर्टरी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। इसके अंदर जितनी भी आर्टरी है सबके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ये सवाल पूछ लेते हैं, कौन सी पल्मोनरी आर्टरी, एक पूरी जिस्म के अंदर, इंसान की पूरी बॉडी में एक अकेली आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। और जितनी भी आर्टरी होती है सबके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरीके से पल्मोनरी वेन एक अकेली वेन है पूरी बॉडी में, ठीक है, जो जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर जितनी भी वेन्स हैं सबके अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो ये इनको आर्टरी हो या वेन हो, इन दोनों को उरूक बोल देते हैं, वेसल्स, ठीक है। इनके अंदर कोई मादा उतर जाए कहीं से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कंजेशन हो जाए यानी कि रुकावट हो जाए। पल्मोनरी, पल्मोनरी दोनों को बोलते हैं, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो। वैसे पल्मोनरी किसको बोलते हैं, पल्मोनरी के मायने होता है फेफड़े के, ठीक है, पल्मोनरी फेफड़े ही को बोल देते हैं। लेकिन पल्मोनरी कंजेशन यानी कि किसी तरीके से
जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन है, उनकी वजह से उनमें कोई फ्लूइड उतर जाए, उनकी वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको बोलते हैं इम्तलाए उरूक रिया। इम्तला कहते हैं भरने को, प्लीज इधर ध्यान दीजिए आप लोग। इम्तला कहते हैं भरने को, उरूख कहते हैं वेसल्स को, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, दोनों को। और एक रिया, रिया कहते हैं फेफड़े, यानी कि फेफड़ों की रगों का भर जाना। अब वो किसी भी फ्लूइड में भर जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सांस में दिक्कत होती है। हिजाल रिया, हिजाल कहते हैं, हिजाल कहते हैं दुबले पतले को, कमजोर धमजोर को हिजाल बोल देते हैं। रिया, रिया कहते हैं फेफड़े को, यानी कि कमजोर फेफड़े, ठीक है, यानी कि फेफड़ों का कमजोर होना, ठीक है। किसी लंबी चलने वाली बीमारी, यानी कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से फेफड़े कमजोर हो गए हों, जो कि हवा खींचने में पूरे तौर पर सक्षम ना हो। अगर फेफड़ों की जान निकल गई, मान लीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई में, थोड़ा मॉडर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप इसको जो है ऐसे समझ लीजिए कि कोई अजसाम खबीसा या अजसाम गरीबा जो है, यानी कि कोई फॉरेन बॉडी जो है फेफड़ों में घुस गई और उसकी वजह से बहुत लंबी बीमारी खिंच गई, तो फेफड़ों में जान नहीं बचती, कमजोर हो जाते हैं, हिजाल रिया कह देते हैं, यानी कि फेफड़ों का दुबला पतला कमजोर हो जाना, ठीक है। उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि सांस पूरा मरीज नहीं खींच पाता, क्योंकि फेफड़े इस लायक नहीं रहते। जोफे कुआ, कुआ कहते हैं ताकतों को, कुव्वत पावर को बोलते हैं, और कुव्वत की जमा यानी कि कुव्वत का प्लूरल है कुआ। ये मैं आपको उमूर तबैया में भी पढ़ाऊंगा। उमूर तबैया का जो छठा अमर है, उमूर तबैया का जो छठा अमर है वो कुआ है, सातवां अमर अफाल है, तो मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या है जोफे कुआ, यानी कि इंसान की बॉडी की पूरी ही जितनी भी ताकतें हैं, चाहे वो सांस लेने की है, खाना हजम करने की है, सोचने विचारने की यानी कि नर्वस सिस्टम है, जितनी भी ताकतें हैं सारी की सारी ही अगर कमजोर हो जाए, तो जाहिर सी बात है सांस लेने की पावर भी कमजोर होगी। यानी कि आइए समझ लिया, आदमी बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर उसको मल न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीना अच्छे से नहीं खा पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, नहीं दस्तयाब है, तो उसमें क्या होता है जोफे कुआ, यानी कि तकरीबन सारी ही कुव्वतें जितनी भी हैं वो सारी कमजोर हैं, तो फिर क्या है, उसमें भी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। वर्म रिया, यानी कि फेफड़ों की सूजन या फेफड़ों का वर्म, अगर फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाएगी, जो फेफड़े है ना वो हो जाएंगे सख्त। आपने देखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे भिरन काट लेती है तो मोटा हो जाता है सूज के, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि मोटा हो गया, सूजन आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी वजह से इन्फ्लामेशन यानी कि तादिया हो जाए, इन्फ्लामेशन को तो यूनानी नहीं मानती, यूनानी की तो वरम को मानती है, अगर वरम किसी वजह से आ जाए, तो जब वरम आ जाएगा तो जो फेफड़े, फेफड़े क्या है, गुब्बारे से ही तो है, ठीक है, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी तो इनको ऐसे समझ लिए, अगर फेफड़ों के अंदर सूजन आ गई है, जब सूजन आ गई वो प्रॉपर इतनी इजीली थोड़े ही खुलेंगे, वो ना इजीली बंद होंगे, ना वो खुलेंगे ना बंद होंगे, तो उसमें भी सांस लेने में दिक्कत होगी अगर फेफड़ों में सूजन आ गई, वरम आ गया है। रिया कहते हैं फेफड़ों को। कुछ दूसरी बीमारी जैसे शुगर, अगर मान लीजिए कोई मरीज जो है वो शुगर का बीमार है, भाई शुगर का मरीज वैसे ही जो है उसकी इम्यूनिटी पावर यानी कि कुव्वत तबैया जो है कमजोर हो जाती है, तो फिर उसे सांस लेने में बेचारे को परेशानी होती है, ठीक है। अब अलामात यानी कि निशानियां क्या क्या हैं इसकी, ठीक है, दमे की निशानियां पढ़ रहे हैं हम, दमे की निशानियां पढ़ रहे हैं। अब एक बात और यहाँ पे, जीकुन नफस मर्जी यानी कि जो असली जो फेफड़े की वजह से उसकी पढ़ेंगे, जो जीकुन नफस अर्जी है उसका मामला तो ऐसा है भाई, वो तो किसी दूसरी बीमारी की वजह से सांस में परेशानी हो रही है। अब इसकी अलामत निशान, सांसों के बीच का टाइम कम हो जाता है, यानी कि मरीज जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देता है, ठीक है। चेहरे कमजोर, चेहरा कमजोर हो जाता है, फेफड़ों से सीटीसी की आवाज निकलने लग जाती है। फेफड़ों से कैसी आवाज निकलने जाती है दमे के मरीज की, सीटीसी की आवाज नहीं, जैसे सीटी बजती है ना ऐसी, साए साए की, चलने फिरने से दिक्कत होती है, मरीज ज्यादा चल फिर नहीं पाता। एग्जामिनेशन यानी कि इसको अगर देखें तो कैसे, जो पसलियों के बीच की जगह होती है वो चौड़ी हो जाती है, क्योंकि मरीज बार बार इसको करता है, तो एक एक्सरसाइज हो जाती है जिसकी जो पसलियां है ना, पसलियों के बीच की जगह खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है अब क्या है इलाज, इसका इलाज क्या है, इलाज समझिए। अगर जीकुन नफस अर्जी है, यानी कि किसी बाहर की बीमारी से, फेफड़ों से अलग बीमारी की वजह से अगर मान लीजिए सांस में परेशानी हो रही है, तो जो भी परेशानी है, मान लीजिए अगर खून की कमी है तो खून की पूर्ति करो भाई, इंजेक्शन कैप्सूल कैप्सूल गोली वगैरह से जैसे भी करनी है, कुश्ता फुलाद वगैरह, कुश्ता खबसुल कुश्ता खबसुल हदीद वगैरह जो भी इस्तेमाल कराना है वो दें, और दे करके उसकी खून की कमी है वो पूर्ति करें, ठीक है। अगर जीकुन नफस अर्जी है और ठीक है, जो भी दिक्कत हो उसका करें। और अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो भाई इतनी ज्यादा ना करे, कम कर ले, इतनी ज्यादा ना करे, कम कर ले। और अगर किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अपनी हार्ट का ट्रीटमेंट ले। ये सब चीजें, ये किसका इलाज है, ये ज़ीकुन नफस अर्जी का है, यानी कि ऐसा ज़ीकुन नफस, ऐसी तंगी तनफुस
ऐसा बोहर, ऐसा रबू जो कि किसी और वजह से हो जाए, ठीक है, जैसे कि दिल की वजह से हो गया, खून की कमी की वजह से हो गया, ज्यादा भाग दौड़ने की वजह से हो गया, यानी कि फेफड़े से ही थे, ठीक है। अब ये इसका इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि जो परेशानी हो उस परेशानी का इलाज करो। अगर खून की कमी है तो कुश्ता वगैरह लो, कुश्ता जो है फौलाद लो, कुश्ता कब्जुल हदीद लो, ये सब चीजें लो, ठीक है, और खून की पूर्ति करो। अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो भाई इतनी करे जितनी बर्दाश्त कर रहा है, ऐसा ना हो कि फेफड़े फेल हो जाए, ठीक है, बिल्कुल एकदम हार्ट ही फेल हो जाए, बिल्कुल सारा ही मामला खराब हो जाए, इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ और बीमारी है तो उसका इलाज कर ले। अब नजलावी रतूबत, अब हम आ गए हैं जीकुन नफस असली की, जो मरज वाली उसकी वजह से। सबसे पहली जो हमने सबब बताया था, जो कारण यानी कि जो वजह बताई थी, नजलावी रतूबत उतर जाए, दिमागी रतूबत उतर जाए, हमने यही तो कहा था ना। तो उसका फिर इलाज करेंगे क्या? अगर मान लीजिए नजलावी रतूबत उतर जाने की वजह से तंगी तनफुस यानी कि सांस लेने में परेशानी है, तो उसका इलाज करेंगे कैसे? नजलावी रतूबत के लिए मुनफिसे बलगम, जैसे असलूसूस मुलाइटी को बोलते हैं, काकड़ा सिंगी एक दवा है, ये भी मुनफिसे बलगम, मुनफिसे बलगम कहते हैं बलगम को निकालने वाली। अगर किसी को नजलावी रतूबत फेफड़ों में उतर गई है तो मुनफिसे बलगम यानी कि बलगम निकालने वाली दवाइयां देंगे। कौन कौन सी अगर ये आ जाए मुनफिसे बलगम दवाई कौन सी है, तो इनमें से अगर एक भी आ गया लिख देना, असलूसूस, असलूसूस यानी कि मुलाइठी, काकड़ा सिंगी, सपिस्ता, उड़ूसा, ये सारी की सारी मुनफिसे बलगम दवाइयां हैं। फिर मुफत्ते उरूक खुशना, मुफत्ते कहते हैं खोलने वाली, ठीक, उरूक कहते हैं वेसल्स, खिचना कहते हैं, खिचना कहते हैं, खिचना या खुशना, कुछ जगह खिचना लिखते हैं, कुछ लोग खुशना लिखते हैं। ब्रोंक्योल्स को, ब्रोंक्योल्स यानी कि जब सांस की नली फेफड़ों में जाकर बड़ी बड़ी किसी नलियों में बदल जाती है, उसको बोल देते हैं खुशना, यानी कि मुफत्ते उरूक के खुशना, यानी कि सांस के नलियों को खोलने वाला दवाई। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, ठीक है, इंग्लिश में ब्रोंको, ब्रोंको यानी कि सांस की नली, डायलेट करने चौड़ा करने वाला, ठीक है। और यूनानी में बोलते हैं मुफत्ते उरूक के खुशना, मुफत्ते का मैंने खोलने वाली, उरूक के मैंने वेसल्स, खुशना उन उरूक का नाम है। और इंग्लिश में ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं इसमें। धतूरे के पत्तों की धुनी देना, ठीक है, उससे क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर है, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स है वो चौड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब अगर किसी को कब्ज हो गया, कई बार कब्ज होने की वजह से भी जो है सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है, ठीक है, कब्ज होने पर रोगन बादाम शीरी यानी कि 25 ml रात को गर्म दूध में मिलाकर पिला दें। कितना? रोगन बादाम शीरी 25 ml, यानी कि 2.5 तोला। अब फेफड़ों की ताकत के लिए जाफरान सबसे बेहतर दवाई है। ये सवाल आया हुआ है, वहां पे कई दे देंगे फेफड़ों की ताकत के लिए, असलूसूस डाल देंगे, मुलाइटी डाल देंगे, काकड़ा सिंगी डाल देंगे, सपिस्ता डाल देंगे, और साथ में क्या डाल देंगे? साथ में डाल देंगे जाफरान। तो सबसे बेहतर दवाई फेफड़ों के लिए क्या है? जाफरान है। अब एक नोट है, एक छोटी सी चीज है, उसको आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इंतसाबी, जहां पे मैं जो है पढ़ रहा था, इंतसाबुल नफस यानी कि नफ्स मुस्तकीम, यानी कि जहां पे सांस गर्दन को सीधा करने के बाद जो है सांस खींचा जा रहा है, यानी कि ऑर्थोपनिया। तो ऑर्थोपने के लिए, ऑर्थोपनिया का जो इलाज है वो किससे है? इंतसाबी। ये क्या है? एक यूनानी टैबलेट है, यानी कि टैबलेट फॉर्म में होती है। इसका जुज़े खास यानी कि इसमें गिरने वाला सबसे जो अहम, यानी कि सबसे जो प्रमुख इंग्रेडिएंट, यानी कि सबसे जो मुख्य दवाई है वो कौन सी है? सुम्मुल फार है। ये पूछ लेते हैं कि इंतसाबी का जुज़े आजम यानी कि मुख्य मुख्य मिश्रण क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जो मुख्यता से दवाई मिलाई गई है वो क्या है? वो सुम्मुल फार है। ये यहाँ तक हमारा यूनानी पूरा हो गया। सबसे पहले हमने इसके जो है मीनिंग्स पढ़े अलग अलग, उसके बाद जिसके काउज पढ़े, फिर अलामात यानी कि निशानियां पढ़ी, एग्जामिनेशन पढ़ा, और इलाज पढ़ा हमने यूनानी में। अब हम थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से क्या करते हैं, इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। जो इंग्लिश ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? एजदमा 2 प्रकार का होता है। पहला सवाल यही बनता है कि एजदमा कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स, यानी कि 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक्सट्रिंसिक, नंबर 2 इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक होता है उसको एलर्जिक, एलर्जिक एजदमा यानी कि एलर्जिक, एलर्जी वाला दमा होता है ये, ठीक है। इसको एटोपिक एजदमा भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक, एलर्जिक, एटोपिक एक ही है, ठीक है। ज्यादातर लोगों को ये एलर्जी की वजह से हो जाता है, धूल मिट्टी चढ़ी तो उससे हो गया, ठीक है। तो अगर बराबर दूसरों को खांस रहा था तो उसने जो है पास में आकर के खांस तो उससे हो गया, ठीक है। गर्म ठंडी हवा कुछ ऐसे तो उससे हो गया, यानी कि एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज से, तो उससे हो जाता है ज्यादातर धूल मिट्टी से। और दूसरा कौन सा? इंट्रंसिक। इंट्रंसिक को नॉन एलर्जिक टाइप भी बोलते हैं। अब इसका आप ऐसे समझ लीजिए, जो इंट्रंसिक है ना, जो एक्सट्रंसिक है, एक्सट्रंसिक माँ बाप से बच्चे को मिलता है,
यानी कि इसको कंजेनाइटल बोलते हैं। कंजेनाइटल उन बीमारियों को बोलते हैं जो माँ बाप से बच्चों में पहुंच जाती हैं। यूनानी में बोलते हैं मौरूसी। ठीक है। यानी कि तो ये जो एक्सट्रिंसिक दमा है, इंग्लिश, हम यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये किस में, ये फैमिली यानी कि मौरूसी होता है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में पहुंच जाता है। और जो इंट्रिंसिक है वो माँ बाप से बच्चों में नहीं पहुंचता, वो होता है जिसको भी होता है। जो इंट्रिंसिक है वो होता है, जो एक्सट्रिंसिक है वो माँ बाप से बच्चों में पहुंचता है। और ये जो एक्सट्रिंसिक है ये अर्ली लाइफ यानी कि जिंदगी की शुरुआत में, जबकि कोई बच्चा है या नौजवान है या जवान है, ठीक है, वहां तक हो जाता है। कौन सा एक्सट्रिंसिक, यानी कि जो माँ बाप से मिलने वाला होता है। ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक है ये कब, अधेड़ उम्र में, 40 के बाद की उम्र हो, ठीक है, या फिर बुढ़ापा हो। तो जो इंट्रिंसिक है वो ज्यादातर जो है, और वो माँ बाप से होने वाला नहीं होता। माँ बाप से होने वाला ये होता है पहले वाला, जो बचपन में हो जाता है, थोड़ा जवानी में शुरू में हो जाता है, या अच्छी शबाब में हो जाता है, जवानी में हो जाता है। और ये जो इंट्रिंसिक है, इसका आप ऐसे समझ लीजिए मामला कि ये जो होता है ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। और ये एलर्जिक नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि एलर्जी हो गई, ये माँ बाप से भी नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन यानी कि खुद जांचें कौन कौन सी कराएंगे। नंबर एक, एक्सरे कराएंगे छाती का। ठीक है। हाइपरल्यूसेंसी ऑफ लंग फील्ड, यानी कि फेफड़ों में कोई पानी वानी या फील्ड भरा हुआ है उसको देखने के लिए क्या कराएंगे, एक्सरे, एक्सरे चेस्ट। अब इसको क्या बोलते हैं, हाइपरल्यूसेंसी ऑफ लंग फील्ड। इसको ध्यान रखा, हाइपर ल्यूसेंसी का मतलब यही होता है कि अगर फेफड़ों में कोई मादा वादा है वो दिख जाए। अब एक दूसरा क्या करते हैं, स्पुटम यानी कि बलगम करते हैं। अब अगर अगर कोई दमे का मरीज है तो उसमें जो है तीन चीजें मिलती हैं। तीन, इनको सी भी बोलते हैं, 3C बोलते हैं। नंबर एक, चारकोल लिडिन क्रिस्टल्स मिलते हैं। नंबर दो, क्रशमान स्पाइरल मिलते हैं। नंबर तीन, क्रियोल बॉडीज मिलते हैं। इसको एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना, थोड़ा सा रट सा लेना इन तीनों नामों को। थोड़ा बहुत आदमी मैं रटने के खिलाफ हूं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं ऐसी होती हैं कि उनके बारे में अगर हम ज्यादा समझने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, और इस तरह की चीजें एग्जाम में भी फंस जाती हैं। तो इसको बस ध्यान दे लेना, क्या कि स्पुटम में जो है चारकोल लिडिन क्रिस्टल्स और जो क्रशमैन स्पाइरल और क्रियोल बॉडीज, ये तीनों मिलती है। थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। और ये जो चारकोल लिडिन क्रिस्टल्स होता है ये इजनोफिल्स बॉडीज होती हैं, इजनोफिल्स। ठीक है। आपने पढ़ा होगा डीएलसी, डीएलसी में इजनोफिल होती है ना। एक टीएलसी होती है, टोटल ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट काउंट। एक होती है डीएलसी यानी कि डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इजनोफिल। तो ये जो मतलब इजनोफिल टाइप की बॉडीज, यानी कि इजनोफिल जैसी कंडीशन होती है। और ये बलगम में मिलती है किसके, दमे के मरीज को। कब, जबकि बलगम का रूटीन माइक्रोस्कोपिक कल्चर करते हैं। तो जो स्पुटम का, जो इसका स्पुटम कराएंगे उसमें तीन चीजें मिलेंगी दमे के मरीज में। नंबर एक, चारकोल लिडिन क्रिस्टल्स मिलेंगे, कुर्शमैन स्पाइरल मिलेगा, और सीरियोल बॉडी मिलेगी। अब क्या है, एक जांच होती है पीएफटी। पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी बोलते हैं फेफड़ों को, फंक्शन यानी कि काम, यानी कि टेस्ट, यानी कि फेफड़े कितना काम कर रहे हैं इसका पता लगता है पीएफटी से। इसका कैसे पता लगता है, एक एक मशीन आती है, उसमें क्या करते हैं, पूरा जोर लगा के सांस खींचते हैं जितना खींच सकते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं। रोकने के बाद फिर मतलब जैसे रोक पाए उसके बाद फिर पूरा का पूरा निकाल देते हैं। तो वो जो मशीन है, वो मशीन क्या काम करती है, वो मशीन जो है मतलब एक रिपोर्ट देती है। उससे ये पता लग जाता है कि इस मरीज के फेफड़े कितने जानदार हैं, कितने कमजोर हैं। इस मरीज के फेफड़े कितने जानदार हैं, कितने कमजोर है। वो जो सांस लेते हैं ना, क्योंकि जब दमे का जो मरीज होता है उसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं लगातार जोर लगा लगा के। तो वो जो पीएफटी जिससे मशीन से करते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी के मैंने फेफड़े, फंक्शन के मैंने काम, टेस्ट यानी कि जांचना, यानी कि फेफड़ों का काम जांचने की, जांचते जो है उस मशीन से। तो उसमें जब, उसमें क्या करते हैं, एक बार पूरी हवा खींचते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं, जितने रोक सकें, ज्यादा से ज्यादा टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अपना भी घुट के मर जाएं, ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा जहां तक रोक सकते हैं। उसके बाद जो है पूरी की पूरी निकाल देते। तो उससे ये पता लग जाता है जब 2-4 बार करते हैं कि फेफड़ों के जो फंक्शन टेस्ट, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो है कमजोरी तो नहीं है। तो वो कैसे लगती है, पीएफटी से। जैसे कि हम खून की जांच करते हैं, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि लीवर अपना काम कितना कर रहा है। इसी तरीके से एक पीएफटी होता है, लेकिन पीएफटी जो है ना वो एक मशीन होती है, उससे खींच के हो जाती है। एक होता है ट्रीटमेंट, अंग्रेजी नंबर एक, स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड में जो है जितने भी स्टेरॉइड है उसमें से जो भी मुनासिब समझे, डेक्सामेथासोन, पिरिडोनिसोलोन वगैरह वगैरह वगैरह। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अगर सीवियर कंडीशन है तो स्टेरॉइड दे, नहीं तो स्टेरॉइड भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए स्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड से के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है। स्टेरॉइड की बजाय एंटी एलर्जी की दवाई इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको खून का पानी नहीं बनाती, मतलब
उसकी जो पैथोलॉजी है वो उसकी जो फिजियोलॉजी मतलब इस तरह का जो चेंजेस है वो इतने खतरनाक नहीं है जितने के स्टेरॉइड्स के हैं। तो स्टेरॉइड्स को इमरजेंसी कंट्रोल करने तक के लिए ठीक है, उसके बाद नहीं। ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर जो मतलब जैसे कि बताया था कि उसमें धतूरों के पत्तों की धुनी, लेकिन यहाँ धतूरों के पत्ते की धुनी नहीं है, वो यूनानी में था। यहाँ क्या है, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, साल्बुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल, इन सब का तकरीबन एक ही काम है। ये ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि फेफड़े की नलियों को अगर वो दमे में सिकुड़ रही है उसको खोलना है। एक एंटी एलर्जिक, क्योंकि जो दमे का मरीज होता है उसको एंटी एलर्जिक हो जाती है, एलर्जी हो जाती है उसको। ठीक है। वैसे तो दो तरह का दमा होता है, एक एलर्जिक एक नॉन एलर्जिक, लेकिन जो थोड़ी बहुत एलर्जी होती है वो सभी को हो जाती है। तो एंटी एलर्जी में क्या, मोन्टेलोकास्ट, लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, फिक्सोफिनाडीन, ये सब क्या है, एंटी एलर्जिक है। ठीक है। ये देंगे। एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए, कहीं और ज्यादा बीमारी न पैदा हो जाए, एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए, कोई खतरनाक कंडीशन ना हो जाए, तो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अब स्टेटस एस्थेमेटिक्स यानी कि दवाई देने, देखिए एक लफ्ज है नोट्स में आया है, इस जरा गौर से सुनिए, आखिरी बात बता रहा हूं, 1 सेकंड और लूंगा आप, इसको सुन लीजिए, उसके बाद जो है फिर आपको क्लास एंड करते हैं। स्टेटस एस्थेमेटिक किसे कहते हैं? स्टेटस एस्थेमेटिक एक कंडीशन का नाम है, एक हालत का नाम है, जबकि मरीज को दवाई दी जा रही हो लेकिन वो फिर भी ठीक ना हो रहा हो। मरीज को लगातार दवाई दे रहे लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। फेफड़े, ये दमे के मरीज की बात कर रहे हैं हम, यानी कि दमे के मरीज को लगातार दवाई दिए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, उसका सांस नहीं काबू में आ रहा, कंट्रोल में आ रहा। ठीक है। उसकी कंडीशन नहीं कंट्रोल में आ रही, उसकी सांस के बीच का जो दूरी है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, उसका सांस उखड़ उखड़ के जा रहा है बार बार। तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस एस्थेमेटिक्स, जबकि खाने की दवाइयों से सांस का मर्ज जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा हो। अब हमारी क्लास पूरी हो गई है, जिसको जो पूछना है प्लीज मुझे पूछ दीजिए।